अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप सबको तहे दिल से गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपके ये 3 दिन ईद में बखैरियत गुज़रे होंगे और जो आने वाले हुजाज कराम हैं, आपके रिश्तेदारों में, अज़ीज़ों में, अल्लाह उनकी इबादत को कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। और ये एक बड़ा ही सेंसिटिव मोड है उम्मत के लिए कि इज्तिमाई तौर पे हम सब के दिल जो हैं वो छन्नी हैं, ज़ख्मी हैं। और ये हज भी, ये ईदैन भी और पिछले आने वाली जो गुजरे वाली मतलब 2-3 ये साइकिल्स हैं ईद और हज की, इनके अंदर दिल भारी रहा है मुसलमानों का। और ग्लोबली हम एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी के अंदर जाई जा रहे हैं। बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत से दानिश्वर हैं जिनका मैं एहतराम भी करता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे सहाफ़ी, आलिम दीन और बड़े इल्म दानिश वाले लोग जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल शायद ये आखिरुज़्ज़मान का पस मंज़र जो है वो सेट हो गया, हमारी आंखों के सामने है। इस राय से भी मैं बिल्कुल मुकम्मल सहमति नहीं रखता। और दूसरी तरफ वो हैं जो बिल्कुल नाक़िद हैं और हँसी मज़ाक में और ठट्ठे में उड़ा देते हैं कि जैसे ये अक़वाम आलम के जो मुख्तलिफ़ खेल और अदवार गुज़रे हैं, उनमें से एक ये खेल है। इस बात को भी मैं बिल्कुल मिन्नो अन कबूल नहीं कर सकता। कभी मैं बैन हूँ बज़ाती ख़ुद में अगर बात करूँ अपनी, क्योंकि जो वजूद है इसराइल का, उसका वजूद में आना वो एक कुरानिक और हदीस बेस्ड मिरेकल है। यानी पेश गोई है जो हमारी आंखों के सामने पूरी हुई है कि 1400 साल में जहां हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर है उसके अंदर उन्होंने पेश गोई कर दी है। कुरान के अंदर ये बात परमानेंटली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अल्लाह इनको जमा कर देगा इस खित्ते के अंदर, इस जेरूसलम के अंदर, इस एलिया के अंदर। ये इनकंसीवेबल बात थी आज से 1400 साल पहले, आज से 2000 साल पहले, आज से इवन 500 साल पहले, आज से शायद इवन 200-250 साल पहले तक। लेकिन पिछले 200-250 साल के अमल में, चाहे वो बरतानवी राज का राइज़ हो, उसका मुकम्मल इस्तेमारी क़ुव्वत बन जाना मुस्लिम रियासतों के ऊपर और कौमों के ऊपर, और उसके अंदर हस्पानवी और पुर्तगेज़ और डच और ये सारी कौमें भी शामिल हैं, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर प्राइमरली कैरेक्टर जो है यहाँ पे बनता है। और फिर उसके बाद आबादकारी करना, इसराइल की सरज़मीन को तैयार करवाना, फ़िलिस्तीन पे कब्ज़े करना, फ़िलिस्तीनियों का वहाँ से वो उनको उनको वो मूव आउट करवाना जबरी तौर पे, उनके कत्ले-आम में शामिल होना और इसराइलियों को वहाँ पे कायम करना और यहूदियों को वहाँ पे कायम करना, ये सारा एक मिरेकुलस प्रोसेस है। तो अब उसके पस मंज़र में जब मैं सारा कुछ देखता हूँ तो मैं पहले वालों की बात से ज़्यादा सहमत होता हूँ कि यार मुझे तो ये वाक़ई में लगता है कि शायद ये कुछ एंड ऑफ टाइम्स वाली कुछ लड़ाइयाँ हमारे सर के ऊपर आ गई हैं। लेकिन वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने जो मई में इंडिया के ख़िलाफ़ मार्का लड़ा है, उसका भी इसी से उतना ही ताल्लुक़ है जितना अहले गज़ा की जो लड़ाई अपनी बराह रास्त जारी है इसराइलियों के साथ। हम सब ममालिक एक-एक करके मुसलमान रियासतें जो हैं वो अपनी अपनी रीजनल साख और जो स्ट्रेटेजिक गोल्स और सिक्योरिटी मैट्रिक्स गोल्स को तो वो कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में घूम घुमा के हमारे खित्ते के फसादात उस किए हुए वाले जुल्म पे ही जाके घूम घुमा के बैठते हैं जो इसराइल की रियासत को वजूद देना अंडर द ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन। वो बरतानवी ताज की जो शरारत जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश एम्पायर का बास्टर्ड चाइल्ड, हरामी बच्चा कहा था, कि जो मतलब आउट ऑफ वेडलॉक हराम का पैदा वलद ज़िना बच्चा जो है इसराइल, ये वो छोड़ के गया है। ये मसला आज तक हमारी वो जो है ना वो मंडला रहा है हमारे सरों के ऊपर मौत के फरिश्ते की तरह। अब आप देखें लड़ाई आपकी यहाँ पे होती है, नेक्सस आपका अज़रबैजान का और तुर्की का बनता है, पिछले एक डेकेड में बना है ना। आप में से जो भाई बहन प्यारे अज़रबैजान गए हैं वो देखते हैं वहाँ जाके कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और अफसरान की फ़ोटोएँ लगी होती हैं, हमारे झंडे उन्होंने लगाए होते हैं, पाक अज़रबैजान तुर्की दोस्ती की बातें होती हैं। फिर आप देखते हैं कि हमारे वुज़रा और उमरा कैसे मुलाकात करते हैं उनके साथ। आप जब बराह रास्त आज़री अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो बड़े वो झप्पियाँ और वो पपियाँ और ये सब। हमारा ये नेक्सस बना है एक डेकेड के अंदर, और इसके अंदर हमने एक अच्छी सिक्योरिटी मैट्रिक्स तैयार कर ली जहाँ पे ड्रोन्स, स्मॉल आर्म्स, आर्टिलरी, मिसाइल, इस तरह की टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है। और अब वो जो उसका एपेक्स है वो JF-17 थंडर के हसूल में और उसकी कामयाबी में और अब उसकी फ़रोग में आ रही है। तो उस तरह इंडिया ने अपना नेक्सस जो है, क्योंकि इसराइलियों के साथ उसने वो जब वो डिक्लेयर किया है, अब मोदी ने जाके, मैं बार बार बड़ा टंटा मचाता होता हूँ इस बात का कि इंडिया इज़ द मदरलैंड एंड इजराइल इज़ द फादरलैंड। ये डिक्लेरेशन कोई आम बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये आपको अपने पल्ले डाल देनी है ये बात। दिस वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ पूरी अगली निस्फ सदी या सदी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उसने बता दिया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इज़राइल के साथ आने वाली जो भी मुश्किलात हैं, जो भी दुश्मनियाँ, दोस्तियाँ हैं, वो सारी अब इंडिया इनहेरिट करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि फादर को देख के ही मदर चलती होती है ना, घर कैसे चलता होता है। उस ज़मन के अंदर उसने बड़ा वाज़े करके जो
इज़राइल के रीजनल आप कह लें वेसल हैं या एलाए हैं या जो ताबे हैं मुल्क हैं, ख़ुसूसन ग्रीस और साइप्रस, ये दो कंटेंशियस आइलैंड नेशंस हैं जिनकी ज़मीन तुर्की के दरमियान और तुर्की की ज़मीन इनके दरमियान कंटेंशियस मानी जाती है। इनके बड़े डिस्प्यूट्स हैं, कल्चरली बहुत सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तारीख़ और खाने पीने और लिबास वगैरह सिमिलर और शेयर्ड हैं, लेकिन वो इस्लामिक आइडेंटिटी जो है तुर्की की, वो उसको अलाउ नहीं करती कि वो यूरोपियन क्लब का हिस्सा बन सके। और ये आपको ईयू के ज़माने में उससे नज़र आ रहा है कि तुर्की को भी ईयू का या यूरोप का हिस्सा नहीं माना गया, हालांकि ग्रीस के वो साथ जुड़ा हुआ है बिल्कुल। इस मसले को लेते हुए, क्योंकि ग्रीस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे कोलीग जो हैं डिमित्री लिस्केरस साहब, जो कि एक लेफ्टिस्ट सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े कनाडा के माने जाने हुए, क्योंकि वो यूनानी या ग्रीक नस्ल के हैं, तो वो ग्रीस में और साइप्रस में जाकर कवरेज बहुत अक्सर किया करते होते हैं कि मेरी आबाई जो इलाके हैं, तो वहाँ जाके वो हमेशा ये बात रिपोर्ट करते होते हैं कि इसराइल का और अमेरिका का कंप्लीट कब्ज़ा है यहाँ की प्रॉपर्टीज़ पे, होटल्स के ऊपर, बड़ी बड़ी हाई स्ट्रीट्स के ऊपर, बड़ी बड़ी बिजली के प्रोडक्शन प्लांट्स और जितने भी मेन आप कह लें ना सोर्सेज ऑफ इनकम है, वहाँ पे अमेरिकन और इसराइलियों का कब्ज़ा आपको नज़र आता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए अब इंडिया ने वाजे करके कह दिया कि हम साइप्रस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की बात करेंगे, कामेकाजी जो ये खुदकुश ड्रोन होते हैं, और हम एक बड़े गहरे डिफेंस पार्टनरशिप के अंदर उनके साथ एंटर करना चाहते हैं। तुर्की ने वाजे कर दिया कि हमारे अंकारा जो है, यानी हमारे कैपिटल के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है ये, और साइप्रस और ग्रीस को इस तरह से आर्म करना तुर्की के ख़िलाफ़ एक जंग का ऐलान है एक किस्म का। और ये उसकी तैयारी करते हुए, क्योंकि वो स्ट्रेटिजिकली अगर देखा जाए तो 1970 से ही तय हो गया था कि जब नॉर्थ साइप्रस पे तुर्की ने कब्ज़ा किया, जाके अपनी सरजमीन वापस ली, कभी साइप्रस तुर्की का इलाका, ऑटोमन मीरास है, उनके हिस्सा है उसकी ज़मीन का, तो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था उसके इस क्लेम को, और ऑटोमेटिकली फिर वो इंडिया के मुखालिफ आके खड़ा हो गया। जैसे कि कश्मीर का क्लेम है हमारा इंडिया के ख़िलाफ़, जैसे कि साइप्रस का क्लेम है तुर्की का। तो अब तुर्की और पाकिस्तान की जो डिफेंस कोऑपरेशंस और तारीखी वो जो आप मरासिम हैं जो अर्दोगान रजीम के अंडर, और फिर जो मजहबी जो रुझान बना है तुर्कों के अंदर, उसके तहत आपको इमिग्रेशन की भी बहुत इजाज़त की गई है। हमने बहुत सा कारोबार भी किया तुर्की में जाके, हज़ारों लाखों की तादाद में घूमने फिरने भी पाकिस्तानी अब जाते हैं। जब से आपकी मई की लड़ाई हुई है तो इंडिया के अंदर एक तहरीक चली है कि तुर्की को बायकॉट किया जाए और ग्रीस और साइप्रस को उसकी रिप्लेसमेंट बनाई जाए। इवन हत्ता कि इंडिविजुअल लेवल का टूरिज़्म करने के लिए लोग इनकारी हो रहे हैं। ठीक है, वो हो नहीं पा रहा, तुर्की इतनी खूबसूरत सरजमीन है कि लोगों को वो खींच के ले आती है, लेकिन कोशिश ये जारी है, कोशिश ये जारी है हिंदुस्तान के अंदर। अब मैं बस यहाँ पे एक मज़े की बात करना चाहूँगा कि 20 साल 30 सालों के अंदर तमाम जो हमारे एलाइज थे, हम सऊदी अरेबिया के एलाय बनते थे, लिबरल कहते थे सऊदी अरेबिया वहाबी, बड़े गंदे, अरबी जालिम, ये फ़लान टिमाक, आज सारे ज़मीन बोस में और कह रहे हैं सऊदियों से हमारी दोस्ती करवा लो। तुर्की से पाकिस्तान दोस्ती करता था, लोग कहते थे इमरान खान फनेटिक, ये ड्रामे इनके क्यों ला रहे हो, हम तुर्क नहीं हैं, उस्मानी सल्तनत से हमारा क्या। यहाँ पे टीवी एक्टर्स हैं और एंकर कहते थे वो हमारे हीरोज़ नहीं हैं, हमारे हीरोज़ कोई और हैं, हमारी अलायंस क्यों। आज दुनिया में साबित हो गया कि हमारे एलाइज यही लोग हैं, और हमने इनके साथ स्टैंड करना है, उन्होंने हमारे साथ स्टैंड करना है। हमारे इनके अलावा एलिजेंस बनती ही कोई नहीं है। वो लोग जो इंडिया के साथ पींगे लड़ाने की कोशिश करते रहे 20-30 साल, आज वो मई के बाद इतने डर गए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको नज़र आ रहा है कि हर तरफ से इंडिया जो है पाकिस्तान को ज़िबा करने के लिए छुरियाँ तेज़ कर रहा है। आपके सामने ही है, आपका जो दुश्मन उसका दोस्त इंडिया, आपका जो दोस्त उसका दुश्मन इंडिया बनता जा रहा है। तो इंडिया और हमारी बराह रास्त लड़ाई, इसको 20-25 साल से हमारा लिबरल तबका अवॉइड कर रहा था, एक तो वो सिर पे आ गई, दूसरी एक और पेश गोई करते हुए कि जो 70 साल से हम लड़ाई अवॉइड कर रहे हैं इसराइल की, आने वाले 10-15 साल के अंदर वो भी आपके सिर के अंदर आ जाएगी। सिर के बिल्कुल अभी बल्कि सिर पे आ चुकी है, सवा नेज़े के ऊपर खड़ी हुई है। ये मैं बताना चाहता हूँ इजरायली स्पाई जोनाथन पोलार्ड की बात। जोनाथन पोलार्ड कौन है? आप में से जो खबरें पढ़ने वाला है जानता है कि जोनाथन पोलार्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने पार्डन दिया था, माफ़ी दी थी, जबकि जोनाथन पोलार्ड उन स्पाइज में से है जो अमेरिकन इसराइली ड्यूल सिटीजन स्पाइज थे, जिन्होंने अमेरिका की न्यूक्लियर इंटेलिजेंस को, मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल्स और उससे मुतल्लिक ख़बरों को लीक किया था इसराइल को, और इस किस्म के एस्पिनाज पे मौत की सज़ा होती है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली लॉबी ने प्रेशर डाल के इतनी दोस्ती करके अमेरिका के उसको बाजियाब भी करवाया, और जब वो इसराइल आया तो जो वो ज़मीन उसने आके चूमी सजदा किया इसराइल में आके लैंड करके एयरपोर्ट पे, उसको रिसीव करने भी प्राइम मिनिस्टर आया इसराइल का कि तुम तो इसराइल के बहुत बड़े हीरो हो। तो अब वो इसराइल के अंदर बैठ के जोनाथन पोलार्ड जो है वो बड़े बड़े दावे करता है, थ्रेट्स करता है, आप समझे, एक किस्म की तर्जुमानी करता है डीप स्टेट की कि क्या अगला मूव होना चाहिए। तो ये कोई हल्का खिलाड़ी नहीं है,
वो कहता है हमें बड़ी जंग की नई तैयारी करनी होगी और उस जंग के अंदर हमें साबित करना होगा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पहला आदमी नहीं है जो पिछले 6 महीने के अंदर जिसके मैं मुंह से सुन रहा हूँ, या किसी पहले एक मुल्क से नहीं है जिसके मैं मुंह से सुन रहा हूँ कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल और न्यूक्लियर वॉरफेयर का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका हुआ है अब। ये कहते हैं कि हमें नुक्स भी इस्तेमाल करने हैं और स्पेसिफिकली हमें लेबनान, गाज़ा, ये तो बराह रास्त हैं ही हैं हमारे मसाइल, लेकिन तुर्की और मिस्र यानी टर्की और इजिप्ट, इनका मसला भी हमने निबड़ना है। एक बहुत बड़ा तूफान मुझे नज़र आ रहा है 2027, 28 और 29। इसमें तो टाइमलाइन भी दी हुई है कि ये 3 साल बड़े अहम हैं और इस 1-1.5 साल के अंदर हम यहूदियों ने, हम इसराइलियों ने तैयारी करनी है कि हम जो कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बाहर बड़ी शदीद तूफ़ान भी आया हुआ है, यालाबारी भी हो रही है, तो वो ऐसे एक बाहर बड़ा ना ऐसे एक खौफनाक सा माहौल बना हुआ है, तो ख्याल आया जॉर्ज ऑरवेल और उसके नावल 1984 या 1984 का। जाहिर बात है आप लोग कान पक चुके हैं, ये मैं सुना चुका हूँ कितनी बार उसी एक ऐड के अंदर, लेकिन मकसद भी समझने की कोशिश करें कि जॉर्ज ऑरवेल कौन थे और ये 1984 का नावल उनका इतना क्यों अहम है, और ख़ास तौर पे आज के हाइपर सर्वेलेंस के दौर में जब सरकारें प्रैक्टिकली हर फैसेट इंसानों की प्राइवेट लाइफ का उसका हिस्सा बन चुकी हैं। इस तरह के दीगर जो बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं इंसानों के और मुआश के और सियासियात के, उनको हम डिस्कस करते हैं किताबों के तनाजुर में, आला फिल्मों के तनाजुर में और उस मुख्तलिफ म्यूज़िक और आर्ट और लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो आप ऐसी एक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इयॉन मैट्रिक्स की वेबसाइट पर जाके हमारा बुक क्लब द क्लब उसकी मेंबरशिप परचेज कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आई विल सी यू देयर। इसको आप कंपेयर करें कि मुझे पिछले 1-2 हफ्ते से आपको बता रहा हूँ ईद के पहले से, जो करागनोव साहब हैं, जो रशिया के बहुत बड़े पॉलिसी मेकर हैं, जो कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन एलिट्स जो हैं वो करप्शन की जड़ हैं और उन्होंने रूस के लिए जो ज़िंदगी के हालात ख़राब किए हैं वो उनकी करप्शन है, क्योंकि वो इतने बोल्ड हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि वो रूस के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी कार्रवाई करवा लें अमेरिका से, लेकिन रूस जवाब नहीं देगा। अभी रिसेंटली कीव के अंदर एक ऐसी बमबारी की है रूस ने कि जिसकी मिसाल कोई नहीं, ना लबनान में ना गाज़ा में आपको मिलेगी, इतनी खौफनाक बमबारी की है, लेकिन ख़बरों में कहीं पे वो रिपोर्ट नहीं हुई। ये परसों की तरसों की है, 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए हैं। यार आप यकीन करें, गिरबान में जाके देखें, मेरे आपको ये बात बताने से पहले मैं कोई शर्म नहीं इसके अंदर, न्यूज़ को डिज़ाइन ही ऐसे किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। आप जाके स्कोप एंड स्केल देखें बमबारी का, कोई वीडियो नहीं शाया, कोई खबर नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन तुल चुके हैं कि वो यूरोप को बर्बाद करवा दें इस जंग के अंदर, और यूरोपियन एलीट बहुत करप्ट हो चुकी हुई है। तो करागनोव साहब जो हैं, जो पुतिन के स्पीच राइटर रह चुके हुए हैं, उससे पहले येल्टसिन के और एक और सदर के स्पीच राइटर रह चुके हुए हैं, जो कि एक पॉलिसी मेकर है, और आप समझें जिस तरह ये अमेरिका में रियलिस्ट स्कूल है ना, इसमें जॉर्ज मीरशेमर वगैरह हैं, उस तरह करागनोव साहब भी एक किस्म के रशियन रियलिज्म के स्कूल का उनका एक अपना एक वर्जन है। उस बंदे ने वाज़ेह कहा है कि ना सिर्फ न्यूक्लियर वॉर लड़ी जाएगी, न्यूक्लियर वॉर जीती भी जा सकती है। जो कि कन्वेंशनल थिंकिंग थी कि न्यूक्लियर वॉर के कोई फातिहीन नहीं होते, सब लूज़र ही लूज़र होते हैं, सब तबाह हो जाता है, सब धुआं हो जाता है। ये बात दुरुस्त नहीं, ये बात सच नहीं। ना सिर्फ न्यूक्लियर वॉर होगी बल्कि न्यूक्लियर वॉर में फातह और मुख्तलिफ फातिहीन निकलेंगे, और रूस की ये मेहनत होनी चाहिए कि वो एक फातह के तौर पर इसमें से निकले। और उसने कहा कि यूरोप की एलीट्स यानी बड़े बिजनेसमैन, उधर के अंबानी, अडानी, उधर के सैगल, उधर के खान, उधर के बड़े बड़े चौधरी सेठ, उनके ठिकानों, अड्डों पे, घरों पे मिसाइल मारो, उनकी फैक्ट्रियों पे मिसाइल मारो, उनके तहखानों पे जहाँ वो छुपते हैं ना बंकरों में, उधर मिसाइल मारो, और उनके कैपिटल्स पे न्यूक मारो। रशिया को न्यूक्लियर डेटरेंस को रीएस्टैब्लिश करना होगा। अब आप इसको पाकिस्तान की बात से मैच करें कि DGISPR, याद करें मई की लड़ाई में क्या कह रहे थे, अब हम ईस्टर्न सी बोर्ड को हिट करेंगे, यानी जो बंगाल वाला बे है इंडिया का, जो जहाँ पे इंडिया की इंडस्ट्रियल बेस है, पाकिस्तान से दूर छुपा के रखी हुई उन्होंने, तो हम उसको कैसे हिट करेंगे? अभी आपने पिछले दिनों फतह 4 का अनवेलिंग देखा, जो 800 किलोमीटर जा सकता है विद कन्वेंशनल वॉर हेड, यानी वो न्यूक्लियर वॉर हेड वाला नहीं है। हम इंटेंट दिखाना चाह रहे हैं कि हम ऐसे भी लड़ेंगे, ये नहीं है कि 0 to 100 जाएंगे हम। पहले आमतौर पे इंडिया को डराने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि 0 to 100, तो सन बम मारोगे ऐसे नप जाएंगे बटन,
हम नुक चला देंगे। हमने इस पॉलिसी को चेंज किया, ख़ासतौर पे मई की लड़ाई के बाद मिसाइल कमांड को जो इस्टेब्लिश किया हमने, और ये बहुत से अच्छे कुछ काम हुए हैं। मैं भी कई बार प्रोग्राम में बात करता हूँ कि कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ लड़ाई बहुत गहरे हो गए हैं। ड्रोन्स है तो अनकन्वेंशनल, लेकिन मुराद यहाँ पे नॉन न्यूक्लियर ऑप्शंस जो हैं उसके अंदर ये ड्रोन्स, मिसाइल्स, रिमोटली। आपने ईरान इसराइल की लड़ाई देखी ना, कि बराह रास्त नहीं लड़ रहे, दूर से एक दूसरे पर रमी कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। तो इस किस्म की लड़ाई जो है वो आ चुकी भी हमारे सर पे। तो पाकिस्तान ने भी उसकी तैयारी किया, ड्रोन्स की पूरी वो फ्लीट्स बनाना। फौज में भी कह रहे हैं कि 2 पलटने और 2 यूनिटें और खड़ी करेंगे। इन्फेंट्री भी तो चाहिए होती, सारी बात है आपको, लेकिन मेन फोकस जो है वो मिसाइल कमांड और ड्रोन कमांड के ऊपर है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बात क्या की जा रही थी कि आपके बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडस्ट्री के जो बंगाल की उस तरफ हैं, ईस्ट ऑफ दी इंडिया में है, जहाँ आपकी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ आपके अंडानी अंबानी के अड्डे हैं, हम उनको हिट करेंगे। जहाँ आपके पावर प्लांट है, एनर्जी प्लांट है। इसका क्या मतलब है? दिस इज़ टोटल वॉर। दिस इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ, ये वही बात है जो करगनॉव यूरोप के लिए कह रहा है, ये वही बात है जो इसराइल अपने मुखालिफिन के लिए कह रहा है। कोई इसमें से मैं मॉरली या अखलाकी तौर पे किसी एक की बात से सहमत नहीं हूँ, बट डेस्परेशन का आलम ये देखें। एक एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर आके बदमाशी करेगा, एबटाबाद में आके ये पहलगाम के मामले के बाद, और करते करते एस्केलेट करता जाएगा। मई के मुंह तोड़ जवाब ने भी उनका अभी तक पेट नहीं भरा, बिकॉज आपने कन्वेंशनल जवाब नहीं दिया, आपने उनके बड़े शहरों पर मिसाइल नहीं मारे, आपने उनके बड़े शहरों के ऊपर ड्रोन नहीं मारे। जब उनकी 48 घंटे के लिए एयरफोर्स ग्राउंडेड थी, पाकिस्तान फेल टू रिएक्ट। मैंने ये बात कई बार की है, ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारा। तो इस ज़मन में अब आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर कि एक नया थ्रेशोल्ड क्रॉस होएगा। जिस तरह की गाज़ा में लड़ाई हुई है, लेबनान में लड़ाई हुई है, आपको लगता है तुर्की अगला नंबर नहीं है? ये क्या कह रहे हैं जॉनसन पोलार्ड, ये जो स्पाई है मोटू, अगर पता नहीं कैमरे पे दिखाया इन्होंने कि दिखाया, तुर्की और मिस्र नेक्स्ट होंगे और बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो यार ये मिस्र तुर्की में क्या होगा? ये कायरो में, ये अलेक्जेंड्रिया में, ये इस्तांबुल में, इज़मीर में, ये बड़े बड़े शहरों के अंदर बम मिसाइल मारेंगे ना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। लेबनान की लड़ाई जो कि टेबल पे एक टॉक्स का हिस्सा है, इट्स स्टेट ऑफ हॉर्मूज, इट्स न्यूक्लियर मटेरियल एंड इट्स ऑल दी थिएटर्स ऑफ वॉर, यानी लेबनान, ये बात करता है ना ईरान। तो जैसी नेगोशिएशन होनी शुरू होती है तो क्या करता है इसराइल? लेबनान के अंदर लड़ाई और इंटेंस कर देता है। 900 से ज़ायद लोग शहीद किए उसने फ़लस्तीन में इन नेगोशिएशंस के दौरान। यार ये कौन सी नेगोशिएशंस है कि वो बार बार शहीद कर रहा है? अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा डोनाल्ड ट्रंप ने इब्राहिम अकॉर्ड्स का आके तलवार लटका दी ना आके। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, अब इम्बोल्डन हो गए, अब सांस में सांस आ गई सारों की। 2-3 साल से सांसें बंद थी, तो याद आ गया कि हमारे फ़लस्तीनी भाई और उनकी 2 रियासती हल और ये और फलान और टीम। मैं आपको ये बता दूं, 2 रियासती हल का भी अब छोड़ना पड़ेगा हथकंडा ड्रामा। दिस इज़ नॉनसेंस। इसराइल डज नॉट वांट अ 2 स्टेट सोल्यूशन। वो अपने आप को अब ग्रेटर इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में रिफ़र करता है कि हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो लेबनान, सीरिया के अंदर है, पैलेस्टाइन के अंदर है। वो अपने आप को प्रैक्टिकली अब तसव्वुर करता है इस तरह से। तो जो जंग सवा नेज़े पे है, इंडिया की कितनी डिले की हमने। कारगिल हुआ, और कारगिल से लेके अमन की आशा करते 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 2011 में मुंबई टैक्स हुए। 11 में मुंबई टैक्स हुए ना, 7-8 में, 7-8 के बाद गेम चेंज करना दोबारा शुरू हुई। 2 दिहाइयाँ हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, हमारी पॉलिटिकल एलीट, हमारे पढ़े लिखे दानिश्वर तबकात, हमारे मौलवी हज़रात, हमारे अदाकार, हमारे साफ़ी, सब अमन की आशा झंडियाँ लेके लहराते रहे कि हम तो साथ साथ रहेंगे, हम तो एक कौम है, हम तो गंगा जमनी, हम तो इंडस वैली, हम तो ये और फलान। एक मुंबई टैक्स और उसके बाद कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं और पूरी गेम चेंज करती है। जब अमेरिका आके थपकी रखता है ओबामा के दौर में, 2008-9 की बात है, और थपकी रखता है इंडिया के कंधे पे आके कि बेटा आप अब मेरे नए जांबाज हैं खित्ते के अंदर, तुम्हें बड़े होकर मैं शूटर बनाऊंगा, और कट्टा पकड़ा देता है इंडिया के हाथ में। ठीक है, उसमें वो 6 गोलियां डाल के ना कहते तुम जाओ जाओ जाके रामाधीर सिंह को गोली मारो। तो पाकिस्तान जो है उसके बाद से बैकफुट पे चला जाता है आपके सामने। और पहली बार फ्रंट फुट पे आया जब अभिनंदन का जहाज़ गिराया, और तब भी बकरी हो गए। और अब जब 9 मई कह रहा हूँ, वो जो मई की झड़प के अंदर उनके जहाज़ गिराए, अभी भी मैं समझता हूँ बकरी नहीं हुए लेकिन शेर भी नहीं हुए। जो काम करने वाला था कि आप धाड़ो धाबा मारो, उनके शहरों को नुकसान पहुँचाओ, उनकी हाई कैजुअल्टी हो, उनकी कोई फैक्ट्री या कोई प्लांट उड़ जाए, खौफ का आलम हो इंडिया के अंदर, क्योंकि वो बुखार अवाम का, जब अवाम का बुखार उतरेगा तब जाके सियासतदान का बुखार उतरेगा।
आप बात को समझ रहे हैं ना? सियासतदान ने इस वक़्त ब्यूरोक्रेसी में और फ़ौज में ऐसे लोग भर्ती कर लिए हैं जो ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान की शिकस्त के साथ, पाकिस्तान की तबाही के साथ। उनका बुखार तब उतरेगा जब पीछे से वोट बैंक ख़त्म होएगा, जब अपने भूख, नंग और उसकी गुर्बत का एहसास और अफलास का एहसास होगा और पता लगेगा कि पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, इतना तपड़ नहीं है। और वो तब पता लगेगा जब शहरों में आके बम मिसाइल गिरेंगे। ये इसराइल ने भी सबक दुनिया को सिखाया है अपने दुश्मनों के खिलाफ, ये ईरान ने जवाबी सबक भी सिखाया है। और जो भी आप लड़ाइयाँ देख लें, रूस ने जब तक अपना, अब ये जो किएव में उन्होंने बमबारी की है खौफनाक किस्म की, कब किया? साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, जब जाके बहिमाना तरीके से उसके स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के कत्ल किया। एक किस्म का एपीएस हुआ है रूस के साथ जो यूक्रेनियंस ने किया। तब जाके एक ऐसी कल्चरल रेड लाइन क्रॉस हुई है रशिया के अंदर के रशियन प्रेसिडेंट को भी करना पड़ा कि भाई अब फैसला करो। पुतिन के खिलाफ रायमबारी कर ली गई है लोगों में कि ये सही तरह लड़ता नहीं है, ये बिजनेस बिजनेस खेल रहा है, ये कत्ल आम नहीं कर रहा है यूक्रेनियंस का। लोगों के जज्बात होते हैं ना, एक मुल्क जो है वो जज्बात का, वो आप इखलाकियात, मॉरल्स, इन चीज़ों पे नहीं ऑपरेट कर सकते। आपको एक वो अवाम को लेके चलना होता है। रूस की अवाम के अंदर जो जज्बात हैं वो ये है कि चीर फाड़ दो अब इनको। ये बहुत नरमी से लड़ाई कर रहा है ये यूक्रेन की, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एस्केलेशन ट्रैप में नहीं फंसना चाहते कि अमेरिका, जिस ट्रैप में अमेरिका खुद आके ईरान में फंसा, अगर आज से 4 साल पहले रूस आके जाकर फंस जाता यूक्रेन में, कहीं महसूस हुआ कि वो फंसा? नहीं। एस्केलेशन ट्रैप होता ही है कि अब आप सड़ धड़ की बाजी लगा के अंदर दाखिल हो जाओ उस खेल के अंदर जिस खेल के लीवर्स कंट्रोल के आपके हाथ में नहीं होते। अमेरिका के साथ भी यही हुआ है। रशिया ने बड़े आराम आराम से टुक टुक करके ललकारता है उसको हर 2-3 महीने बाद यूक्रेन और यूरोपियन जो एलीट और इंटेलिजेंस है कोई ऐसी बमबारी करवा के। अब वो वक्त आ गया कि यूरोपियन ममालिक हदफ बनेंगे क्योंकि वो एलाइज हैं, एड हैं यूक्रेन की इस लड़ाई के अंदर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सर्बिया के सदर ने कन्फर्म कर दिया, क्योंकि ये अपने आप को पोजीशन करना चाह रहे हैं इस तरह से कि इंडिया का S-400 जो है वो पाकिस्तान ने CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल मार के तबाह किया था। और ये सर्बिया के अलेक्जेंडर वूचिक साहब जो हैं उन्होंने कन्फर्म किया और उन्होंने कहा हमारे लिए ये सीन्स अनबिलीवेबल थे। लेटर इंडिया स्पेंट अ लॉट ऑफ एफर्ट डिनाइंग देम। ये सर्बिया को क्या ख्याल आया एकदम से कि सोचा ये रोमेनिया को एकदम से क्या ख्याल, ये पोलैंड को, ये बेलारूस को क्या ख्याल आ रहे हैं? ये वो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नेटो और रूस के दरमियान पीछे जाना है, इनकी चटनियाँ कूट दी जानी है। इन मुल्कों ने अब फैसला करना है उस नेक्सस का हिस्सा बने। अब 2 नेक्सस बनते जा रहे हैं ना दुनिया में। अब इसके अंदर एक बड़ी खौफनाक अलामत है। बहुत तहे दिल के अफसोस मैं कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान ने जो रूस के साथ वेपन्स की डील की है, ये अनफॉर्चुनेटली इंडिया वाला नेक्सस है। ये एक बहुत बुरी अलामत है। जब पाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्की, चाइना, ये पूरा एक नेक्सस है वेपन सप्लाई का। इस नेक्सस के अंदर, हालांकि चाइना इस नेक्सस का हिस्सा नहीं, चाइना हमारे और नेक्सस का हिस्सा है, बट जिस तरह से चाइना, ईरान, पाकिस्तान और अब सऊदी अरेबिया एक पोटेंशली बन रहे हैं, अफ़गानिस्तान हाथ से निकली जा रहा है। और ये मुझे एक लोकल ख़बर पे लेके आता है जो मैंने ईद पे देखी और मेरा दिल कट गया था। मैंने तो छुट्टी पे ये देख ली थी, लेकिन ईद पे मैंने देख लिया था। और इसको जक्सटपोज कर लें आप 2 खबरों के साथ। एक तरफ हानिया आमिर एबटाबाद की है, मनसेरा की है, मेरा ख्याल है वो दिलों की जान है। पूरे सब कॉन्टिनेंट में उनसे लोग मोहब्बत करते हैं, उनके ड्रामे देखते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, उनकी एक्टिंग करियर को फॉलो करते हैं। वो फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में आ गई हैं, यानी 30 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्ट्स वाली दुनिया में नौजवान जो हैं अंडर 30 यानी अंडर 30 एज के, वो उसमें वो आ गई हैं। और एक तरफ इसको जक्सटापोज करें आप इसकी हम उम्र खातून के साथ, सोचने वाली बात है ना मेरे साहब। ये जो मैंने खबर देखी थी मेरा दिल काट गया था। वो हानिया मेरे वाली देख रही, वो मुझे खुशी थी कि मुबारक को बहुत आगे हमारी वो फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ शहनाज बलोच, ये BLA की जो कमांडर बच्ची सामने आई, ये भी अंडर 30 है ना, ये भी तो किसी की बेटी है। ठीक है वो बराह रास्त हमारी दुश्मन है, वो लड़ रही है पाकिस्तान से, मैदान जंग में आएंगे, इनको भी कत्ल कर देंगे, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। औरतें भी असला उठा लें तो ठीक है, दे आर कॉम्बेटेंट्स। बट ये मैसेज क्या जाता है? ओमान में रहने वाली बच्ची, इसकी वहाँ अपनी लाइफ सेट है, अब वो क्या कहानी है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, वो इतनी रेडिकलाइज होती है लिटरेचर के थ्रू, फिल्म के थ्रू, न्यूज़ रिपोर्टिंग के थ्रू, जो जो पैगामात उसको आ रहे हैं ऑन ग्राउंड, जिसको खबरें मिल रही हैं बलूचिस्तान से, और वो असला उठा के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर एरिया है, ईरान, इस जो जो ट्रायंगल है आप कह लें,
जिसमें वैक्यूम है, जो हमारा बर्म्यूडा ट्रायंगल है जिसके अंदर बंदा जाता है तो हमें बरामद ही नहीं होता उसके बाद। उस पहाड़ों के वैक्यूम में जाके उसने टेररिज्म के इस इंगेजमेंट में शुरू कर दिया और वीडियोस बना के लगा रही है और वो दिखा रही है। और बड़ी वो जिस तरह कर्डिश पेशमरगा की फाइटर होती थी ना औरतें, टी शर्टें और वो फटीग्स और पेंट कोट और बूट और ये सारा कमांडो बन के, बलोच सकाफत को ठुड्डा मार दिया उसने, कल्चरल वैल्यूज़ को ठुड्डा मार दिया, हमारे मजहबी इक़दार को ठुड्डा मार दिया उस बच्ची ने। और वो एक सुर्ख जैसे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्ट कोई कमांडो बन के लिसानी कौमी तहरीक, सोशलिस्ट तहरीक, कोई मार्क्स, कोई शे गवारा, कोई लेनिन, थोड़ा सा कोई पोस्ट कलोनियल, प्री कलोनियल, एंटी कलोनियल मिक्स मुक्स करके वो एक नौजवान, ये भी तो पाकिस्तान की बच्ची है ना, अंडर 30 है, ये भी तो कोई करियर बना सकती थी, फिल्म, टीवी, अदाकारी, लिखारी, मेडिसिन, साइंस, इंजीनियरिंग। ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारी कौम का और हमारी स्टेट का कि बलोच कौमियत जो है वो रिड्यूस्ड है टू दिस काइंड ऑफ रिटार्डेड रेटरिक। और इसमें मैं दोषी ठहराता हूँ सरकार को, अवाम की कोई गलती नहीं है। किसने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, किसने वहाँ पे यूएसएड का एजेंडा चलाया, किसने वहाँ पे लेफ्टिस्ट स्टडी सर्कल करवाए, किसने उन लोगों को एंकर बनाया, उन लोगों को अदाकार बनाया, कॉमेडियन बनाया, टीवी स्टार बनाया, लाखों करोड़ों रुपए की यूएसएड दिलवाई, एनजीओ बनाए उनके, औरतों में सैनिटरी पैड बांटे, बलोचों में लिसानी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई उनकी तारीख। किसने यह किया? पिछले 20 साल में ये हमारी रियासत ने किया। फौज, इंटेलिजेंस, सिविल ब्यूरोक्रेसी, सियासी क्लास, अपर क्लास शहरी, पढ़े लिखे लोग और मीडिया का तबका। मैंने तो नहीं किया, नरोज साहब ने तो नहीं किया, सलमान साहब ने तो नहीं किया, आपने किया, बड़े लोगों ने किया मिलके। एक पागलपन का एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं उस तरफ तो आ ही नहीं रहा कि जो आप जुल्म करते हैं हमारे ऊपर और उस जुल्म के रद्द अमल में लोग दहशतगर्द बनते हैं। ये भी एक रियल पाइपलाइन है। टीटीपी बीएलए के फाइट आप जाके पूछें, वो कोई पागल तो नहीं होते, कुछ तो कोई जुनून की कोई बुनियाद होती है ना, कोई नफरत होती है पाकिस्तानी रियासत से, पाकिस्तान की कोई वजूद से। वो तो एक अलग पाइपलाइन है। वो तो मैं बात नहीं करता जो 78 साल का जुल्म और हमारे पे बर्बरियत और नाइंसाफ़ी। मैं बात करता हूँ सिर्फ प्योर आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडाइजिंग जो हुई है बच्चों की, जो नज़रियाती ब्रेन वाशिंग हुई यूनिवर्सिटियों कैंपसों के ऊपर। ना इस्लाम का पैगाम दिया आपने, मौलवी बड़ा ख़तरनाक है, ओए वॉर ऑन टेरर, अल्लाह अल्लाह बच्चू, अल्लाह बच्चू। हमने इनलाइटेंड मॉडरेट पाकिस्तान चाहिए, हमें सेकुलर लिबरल वैल्यूज़ चाहिए। सुर्खों को ले आओ, लेफ्टिस्ट को ले आओ, लिबरल्स को ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ हमारे। आपने 20 साल एकेडीम में से मज़हब को, मुल्ले को, मौलवी को निकाला, पाकिस्तान नेशनलिस्ट को निकाला, पाकिस्तान दोस्त अनासर को निकाला, कश्मीर जिहाद वालों को निकाला, अफ़गान जिहाद वालों को निकाला, बोस्निया हेर्ज़ेगोविना जिहाद वाले को निकाला, हर किसी को ठुड्डे मार के साइड लाइन किया। मतलब 200 की स्पीड पे जाते हुए कारवान को आपने यू टर्न लेके कहा और आपने बताया भी नहीं, जहमत भी नहीं की कि मैं तो ई ब्रेक खींच के यू टर्न मार गया, मैं निकल गया। पूरा कारवान टक्कर खा के वहाँ उड़ गया आपके मुल्क का। सब कुछ किया आपने 20-25 साल में। नौजवानों को आपने पीयू, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, जीसी कॉलेज, एफसी कॉलेज, हर जगह आपने दिमाग ख़राब किया इनका। स्टडी सर्कल, लेबर यूनियन। हमारे यहाँ प्रोटेस्ट भी ये बन गया कि जब तक तोड़ फोड़ नहीं होगी, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट का मकसद अपनी मुतालबात का बनवाना नहीं है। हमारे यहाँ प्रोटेस्ट का मकसद है डिसरप्ट कर देना निज़ाम को, उखाड़ के पछाड़ के फेंक दो, जमहूरियत बाढ़ में गई। एक लिसानी, एक आप जाएं कैंपसेस में लिसानी गैंग फिरते हैं, बलोच, पश्तून गैंग, ये फलाने पंजाबी गैंग, स्टूडेंट यूनियन के नाम पे, स्टूडेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, ये आपने बनाई है, सरकार ने अपनी इंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। कुर्द तादाद में ज़्यादा, तारीख ज़्यादा रिच, कल्चर ज़्यादा रिच, पैसे ज़्यादा, असला ज़्यादा, 8 मुल्कों में फैले हुए, ठेंगा नहीं उखाड़ पाए। अमेरिका की एयर सपोर्ट के साथ ठेंगा नहीं उखाड़ पाए, ना इराकियों का उखाड़ पाए, ना ईरानियों का उखाड़ पाए, ना सूरियों का उखाड़ पाए, ना तुर्कों का उखाड़ पाए। किधर खड़े हैं वो लोग? अरबिल के अंदर एक ऑयल बेस ऑपरेट करते हैं इजरायली और अमेरिकन के लिए, उनकी चापलूसी करते हैं। एक तारीखी कौम मुसलमानों की कुर्द, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उनमें से, उस्मानी सल्तनत के बड़े उलमा उनमें से, हमारी उम्मत के बड़े आइम्मा उनमें से। और आज उस कौम की क्या हैसियत है? अमेरिका इशारा करता है चल नाच, तो वो नाचते हैं, फिर ऊपर से बमबारी होती है उनके लिए सपोर्ट में। उनकी लेडीज़ परना और वो पटके पहन के स्नाइपर फायर वो ऐसे वो राइफलमैन बन जाती हैं और फिर हज़ारों की तादाद में वो कत्ल हो जाते हैं या कैद खानों में बंद हो जाते हैं। उनकी औरतों को बांदी बना लिया जाता है।
किसी आईसिस जैसी पागल रजीम के हाथों में। क्या हमारे इसी बलूचिस्तान में वो बिल्कुल वैसे बिल्कुल ना अपना बिल्कुल वो सेम जैसे इराक और सीरिया में आईसिस और कुर्दों की लड़ाई है, उस तरह बलूचिस्तान के अंदर आईसिस और बलोचों की लड़ाई है। आईसिस केपी है कि नहीं? आईसिस केपी बलूचिस्तान में है, खैबर में है, अफगानिस्तान के अंदर है। तालिबान के लिए वो अलग मसला है, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए वो अलग मसला है, बलोच अलग मसला है, वो पश्तूनों के लिए वो अलग मसला है। बिल्कुल सेम सेम प्ले बुक है। इसराइल अमेरिका खेल गया हमारे साथ, दोनों साइड्स को वो खेलता है। तो जब यहाँ मुश्किल वक्त आएगा, खुदा ना खास्ता और आएगा, ईरान की जंग मंडला रही है अभी भी सर पे, आप लोग मानते नहीं हैं, तो बलूचिस्तान का क्या होगा, सिस्तान बलूचिस्तान का क्या होगा? कुर्दों की मिसल परफेक्ट स्टॉर्म बलोच तैयार कर ली हैं। ये बच्ची शनाज बलोच और जैसी कई सौ इफ नॉट हज़ारों बच्चियां उन्होंने तैयार कर ली हैं, और लड़के तो अलग हैं। उन जहनी मरीजों का एक नस्ल तैयार कर लिया उन्होंने। मैं मेंटल पेशेंट मानता हूं इनको। आप इनसे बात करें, आपको पता नहीं आप लोग का इत्तेफाक हुआ कि नहीं, ये जो लिसानी नेशनलिस्ट होते हैं दे आर मेंटल। आप उनसे बात नहीं कर सकते, इंसानी गुफ्तगू ही नहीं करते आप उनसे। वो अपने नज़रिए के रेटरिक में, उसके जोश के अंदर डूब चुके हुए होते हैं, मगलूब होते हैं। वो कहते हैं हमारी शादी इससे है, हमारी मोहब्बत इससे है, ये हमारा बाप है, ये हमारी माँ है नज़रिया, ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, वो सब कुछ यही होता है इनमें। बल्कि वो रिचुअल्स भी होते हैं कि हम शादी करते हैं इनकलाब के साथ, और हाँ सिर्फ इनको कोई मशीन नहीं चलानी आती, कोई साइंस नहीं आती इनमें से किसी को, कोई उलूम नहीं आते इंसानों के, इनको सिर्फ आती है सोशल साइंसेस, और वो भी लेफ्ट के पर्सपेक्टिव की पोस्ट मॉडर्निस्ट वो तनकीद, सारी की सारी पोस्ट कलोनियल पोस्ट मॉडर्निस्ट तनकीद, रेस, और किस किस जाविये पे यार, किस लेंस पे मुसलमान भाइयों को अपने मापते हैं। यूरोप के कलोनियल इस्तेमार अफ्रीका के अंदर, यानी पाकिस्तान का इस्तेमार बलूचिस्तान में यूरोपीय मुल्कों की मिसल है, अफ्रीका के काले वो गुलामों के ऊपर। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। चस्पा क्या करते हैं ना, सीखते, देखो ना, जो आप सीखते हो उसको आप रीअप्लाई करते हो। जैसे आपको नजर आता है कि नया नया आपका दोस्त जो अहले हदीस हुआ होता है, नया नया मजहबी हुआ होता है, तो वो सब पे जाके हदीसें फिट करना शुरू कर देते हैं। कुरान कहते हैं अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर। ये ऑनलाइन जो बच्चे वैसे करते हैं, इसमें तकफीर और ये तुम काफर और तुम गुस्ताख और तुम आपको नजर आएगा कि वो आयतें कुरान की और वो हदीसें फिट कर रहे होते हैं जो काफिरों के बारे में होती हैं मुसलमान भाइयों बहनों के ऊपर। और यही हुआ है कि जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक है, जो यूरोपीय इस्तेमारी कूतों के ऊपर है, वो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। कहते हैं पाकिस्तान यार, ये नौजवान कहते हैं पाकिस्तान इसराइल है। ये किसने ये पागलपन, ये आपने खुद क्रिएट किया। मदरसा बुरा, मजहब बुरा, मस्जिद बुरी, मजहबी साहब मौलवी साहब बुरे, मौलवी तालीम बुरी, तो ले लो, अपना निसाब मत बनाओ, उठा के अपने बच्चे मैट्रिक एफएससी ओ लेवल को दे दो, मत बनाओ अपना तालीम का निज़ाम, मत सुधारो एचएससी को, और वो सब भुगतो। अब रियली अफसोस के साथ मैं पत्थर रख के दिल पे ये बात कह रहा हूँ, मेरा दिल नहीं मानता कि ये नौजवान बच्ची, ये पाकिस्तान की जवानी जो है, कल की माँ थी बच्चों की हमारी है, हमारी बहन है, इसने किसी से निकाह करना था, इसने बच्चे पैदा करने थे, इसने घर संभालना था। ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ क्या कर रही हैं, ये कमांडो बन के वहाँ पे कमांडो बन के खेल रही हैं यार। तौबा, क्या कहने हैं यार, क्या कहने हैं। क्या औकात है बलोच रेजिस्टेंस की, क्या मिलिटेंसी की औकात है उसकी, सिवाय ये कि हज़ारों नौजवान कत्ल करवाएगी और हज़ारों हुकूमत खाना में बंद करवाएगी, हड्डियाँ तोड़ेगी उनकी रियासत, उनको कुट्टा करेगी, और यहाँ पे वो मिसिंग पर्सन, ये ऐसे ना, ये लेके ईवन पे रिपोर्ट कर दिया करेंगे कि फ़लान मिसिंग पर्सन हो गया, और 6 महीने बाद ये भी रिपोर्ट कर देंगे कि मिसिंग पर्सन मिल गया, बाहर किसी चाइनीज़ नेशनल की गाड़ी के बाहर बम फाड़ा था खुदकुश। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली इस बात को, मतलब मैं गुस्से के साथ ये कह रहा हूँ। ये मसला बाद में समझ आएगा जब कुर्दों वाला एक दफ़ा हम सब फेस कर लेंगे ना, जब 25-30 साल कुर्दों ने फेस किया है, और इराक, सीरिया, तुर्की ने देखा है, ईरान ने देखा है, तब जाके हमें समझ आएगी। और बलूचिस्तान उनका नेक्सस है, ये उन्होंने साफ डिक्लेयर कर दिया। मेमरी ने पिकअप कर लिया इसराइल के वो जो थिंक टैंक है। CIA तो कब से, पेंटागन कब से पेपर लिख रही है, आप जाके देख लें, वाशिंगटन में शाया होने वाले बेहतरीन पब्लिश पेपर बलूचिस्तान पे आपको मिलेंगे। इंडिया की कब से नज़रें, वो तो ओपनली ऑनलाइन अब बात करते हैं। आपकी रियासत के एहलकारों ने, आपके इंटेलिजेंस के लोगों ने बताया हुआ है, आपको टीवी पे आके बताया हुआ है, आपके ISPR ने बताया हुआ है,
महकमे आके पिटते हैं कि यार ये पैसे लेते हैं, ऐसे नेक्सस होते हैं, ये जो जायज़ कैश और छोटी ऐप्स होती हैं इनके ज़रिए पेमेंटें करवाते हैं, ख़बरें लेते हैं, बलोचों को सब कुछ हो रहा है। कुलभूषण यादव यहीं से मिला आज से 10 साल 15 साल पहले, वही लूप पे चल रही है। आप सॉल्व करने की तरफ नहीं जा रहे। दुआ ही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, ईद अच्छी गुजरी होगी आपकी। दुआ कीजिएगा मुल्क व कौम के लिए और ईमान के प्लेटफॉर्म के लिए। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।